पुलिस के पास किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने की एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति होती है। यह कंप्लेंट चाहे झूठी हो या सच्ची हो, कैसी भी हो, यदि आपका नाम किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को करने में ले लिया गया है, किसी शिकायतकर्ता ने आपके ऊपर आरोप लगा दिया है, तो पुलिस उसमें आपको अरेस्ट कर सकती है। उसे मजिस्ट्रेट की आज्ञा की भी इसमें आवश्यकता नहीं होती। वह आपको किसी भी स्थान से किसी भी समय पर अरेस्ट कर सकती है। और ऐसा नहीं है कि कोई आरोपी कहे कि मैं तो बारात में आया हुआ हूं, मुझे अरेस्ट ना किया जाए, या मैं बीमार हूं, अस्पताल में हूं, या कोई अन्य कारण बताए कि उसे अरेस्ट ना किया जाए। पुलिस ने अपनी इस शक्ति का अनेक बार दुरुपयोग किया है और जब अरेस्ट किया जाना जरूरी नहीं था, लोगों को उसने तब भी अरेस्ट किया है। जब पुलिस द्वारा अरेस्ट करने की इस शक्ति का दुरुपयोग बढ़ता गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया और सन 2014 में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ऐसा एक जजमेंट पास किया। इस अरनेश कुमार वाले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल तक की सजा वाले केसेस में पुलिस की अरेस्ट करने की शक्ति पर रोक लगा दी थी। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन केसेस में सजा की अवधि 7 साल तक होगी, उनमें पुलिस आरोपी को अरेस्ट नहीं कर सकेगी। तो फिर क्या करेगी? उन लोगों को जिनके ऊपर आरोप है एक नोटिस दिया जाएगा। यह नोटिस अंडर सेक्शन 41A CRPC होगा। इसमें उन लोगों को केवल सूचना दी जाएगी कि उनके विरुद्ध एक ऐसा केस शुरू हो गया है। आरोपियों से पुलिस द्वारा एक बॉन्ड या मुचलका भी भरवाया जा सकेगा कि उनको पुलिस या कोर्ट द्वारा जब भी बुलवाया जाएगा तो वे वहां उस कार्रवाई के लिए हाजिर हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति नोटिस मिलने के बाद, बॉन्ड और मुचलका भरने के बाद फिर भी कार्रवाई के लिए हाजिर नहीं होता है, तो पुलिस उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अरेस्ट वगैरह की कार्रवाई शुरू कर सकती है। यदि नोटिस 41A CRPC की अवमानना या उल्लंघन किया जाता है तो पुलिस फिर बल प्रयोग भी कर सकती है। यह सब कुछ बातें 2014 में सुप्रीम कोर्ट के अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाले इस केस में दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के आने के बाद पुलिस की यह अरेस्ट की शक्ति खत्म होने के बाद पुलिस में और झूठे केस करने वालों में एक असंतोष सा फैल गया। वे जिन लोगों को चाहे अब उनको अरेस्ट नहीं कर सकते थे। इसका परिणाम यह हुआ, सेक्शन 498A IPC वाले केसेस में 376, 377, 354 IPC आदि के झूठे आरोप भी आने लगे और पुलिस ने लोगों के ऊपर वास्तविक नोटिस 41A CRPC सर्व किए बिना ही उन पर नोटिस के उल्लंघन के आरोप लगाने शुरू कर दिए। उद्देश्य केवल यह था कि कैसे भी करके इन आरोपियों को जेल भेज दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के अरनेश कुमार वाले जजमेंट को बाईपास कर दिया जाए। कई बार तो नोटिस 41A CRPC की कोई भी कार्रवाई किए बिना ही आरोपियों पर बल प्रयोग किया गया, जैसे 30 हजारी कोर्ट दिल्ली के एडवोकेट राकेश कुमार पर एक महिला डीसीपी विजयंता आर्य के द्वारा किया गया बल प्रयोग। दूसरे, इसी बीच में सरकार द्वारा पुराना कानून CRPC हटाकर नया कानून BNSS शुरू किया गया। इसमें यह नोटिस 41A CRPC बदलकर नोटिस सेक्शन अंडर 35 BNSS हो गया। नए कानून BNSS में एक और परिवर्तन किया गया। पहले कोर्ट की सभी प्रोसेसेस या तो कोर्ट का कारिंदा जाकर सर्व करवाया करता था या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी जाती थी। अब इस नए कानून BNSS में नया सेक्शन 530 BNSS जोड़ दिया गया। इसके मुताबिक कोर्ट के सब ट्रायल्स, इंक्वायरीज और प्रोसीडिंग्स के लिए जितने भी प्रोसेस होंगी, समन्स होंगे, वारंट्स होंगे, नोटिस होंगे, गवाहों के बयान होंगे, इनकी रिकॉर्डिंग, अपील या दूसरी कार्रवाइयां जो होंगी, वो सारी कार्रवाइयां अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी की जा सकेंगी। इलेक्ट्रॉनिक मोड का अर्थ होता है कि ऑडियो विजुअल तरीके से की जा सकेंगी। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग किया जा सकेगा। आप कोर्ट में उपस्थित नहीं हैं, आप आरोपी हैं, तो आप बाहर दूर से भी कोर्ट में इस ऑडियो वीडियो माध्यम के तरीके से शामिल हो सकेंगे। एडवोकेट भी ऐसा कर सकेंगे और ऐसा किया जाता रहा है और यह अब काफी प्रचलन में आ गया है। एक पुरानी कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। पुलिस ने यह सेक्शन 530 BNSS में कही गई इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ प्रोसीडिंग्स वाली बात को एक गलत तरीके से पकड़ लिया।
पुलिस ने सही तरीके से नोटिस को आरोपी के ऊपर सर्व करवाए बिना ही उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया, लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। इससे जनता में भारी असंतोष फैल गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस डिसाइड किया था, राकेश कुमार वर्सेस विजयंता आर्या 2021 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 5629 पर यह केस दिया गया है। इसमें दिल्ली पुलिस अधिकारियों को यह नोटिस दिए बिना ही आरोपी को अरेस्ट करने के आरोप में दिल्ली हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट का दोषी ठहराया था और वहां उस केस में बाद में उन्होंने यह तरीका भी बताया था कि किस प्रकार से आरोपी के ऊपर यह नोटिस सर्व किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं जो उन्होंने अरनेश कुमार और सत्येंद्र कुमार अंतिल के पहले भाग में दी थी, उनको किस तरह से फॉलो किया जाना चाहिए। अब हम सीआरपीसी और बीएनएसएस के चैप्टर 6 के बारे में एक बार देखते हैं, बात करते हैं। कोर्ट व पुलिस दोनों को ही आरोपियों के साथ बार बार संपर्क करने की जरूरत होती है। कभी उन्हें समन्स देने होते हैं, कभी उनके खिलाफ वारंट निकालने होते हैं, कभी कुर्की की कार्रवाई करनी होती है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। उनके लिए पुलिस और कोर्ट दोनों के अधिकारियों को, कर्मचारियों को आरोपी के साथ बार बार संपर्क करना होता है। आरोपी से संपर्क कैसे किया जाएगा, यह बात सीआरपीसी के चैप्टर 6 में दी गई है। बीएनएसएस में भी जब कानून बदला गया तो इसे चैप्टर 6 में ही लिखा गया है कि संपर्क का तरीका और विधि कैसे होगी। सामने आप चैप्टर 6 बीएनएसएस देख रहे हैं। पीला भाग वही है जो पुराना है, जो सीआरपीसी में हुआ करता था। लाल भाग वह वाला हिस्सा है जिसको अब बीएनएसएस में बदल दिया गया है तथा हरा वाला भाग बीएनएसएस में नया बनाया गया है। यह पहले सीआरपीसी में नहीं हुआ करता था। इसमें पहले जहां सर्विस कोर्ट के कारिंदों के द्वारा होती थी या रजिस्टर्ड पोस्ट से होती थी, वहां अब इसे इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी सर्विस को मान्यता दे दी गई है। तो इसमें अब व्हाट्सएप द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड के रूप में सर्विस करवाए जाने की बात आती है। पुलिस ने अब सर्विस की प्रोसेस को व्हाट्सएप पर भेजना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक मोड है और इसके द्वारा यदि हम किसी के ऊपर सर्विस भेज देते हैं तो यह सर्विस पर्याप्त मानी जाएगी। लोगों ने इसके ऊपर अपना ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा कि हमें तो आपकी सर्विस मिली ही नहीं है। यह मामला धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और वहां पहले से चल रहे सत्येंद्र कुमार अंतिल वाले केस में एक मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाई, जिसका रेफरेंस हमने आपको इस केस के बाद में दिया है। इस एप्लीकेशन पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट किया जाता है कि व्हाट्सएप या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के द्वारा की गई नोटिस की सर्विस को सीआरपीसी 1973 वाले या बीएनएसएस 2023 वाले कानून में उल्लिखित सर्विस का विकल्प या स्थानापन्न नहीं माना जा सकता है। आप सामने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मूल अंग्रेजी रूप देख रहे हैं और हमने आपको हिंदी में बताया है। सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसमें व्हाट्सएप के ऊपर एक निशाना लगाया गया है। आप जरा ध्यान से इसको देखें। इसी एप्लीकेशन पर जो सत्येंद्र कुमार अंतिल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड की, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा निर्देश यह भी दिया है कि इन नोटिस सेक्शन 41 ACRPC या 35 BNSS को उस तरह से सर्व किया जाए जैसा कि राकेश कुमार वर्सेस विजयंता आर्या डीसीपी वाले केस में बताया गया है, क्योंकि इस राकेश कुमार वाले दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई के 2022 में आए जजमेंट में सही माना था। जैसा हमने आपको ऊपर बताया, उस केस में एक महिला डीसीपी ने एक एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के विरोध में बिना उनका पालन किए हुए अरेस्ट कर लिया था। दिल्ली पुलिस अधिकारियों को दिल्ली हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट का दोषी करार दिया था। आज का केस है सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई, मिसलेनियस एप्लीकेशन 2034 ऑफ 2022 थी। यह एसएलपी क्रिमिनल नंबर 5191 ऑफ 2021 में फाइल की गई थी और इस एप्लीकेशन को जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने 30 जनवरी 2025 को डिसाइड किया था। यह आपके ध्यान रखने के लिए है कि पहला केस जो डिसाइड किया गया था सत्येंद्र कुमार अंतिल का, वो 2022 का था और यह उस ही केस में 2025 का एक नया ऑर्डर है। यह मूल केस नहीं है जो आप लोग हमेशा पढ़ते हैं।
इंडियन लीगल सिस्टम ने आपको बहुत शुरू से कहा है, अपनी वीडियोस दी हैं कि यह व्हाट्सएप एक विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं है, इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमने आपको इसका पुराना कानून भी दिखाया और समझाया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थिति स्पष्ट करने से सब नागरिकों को राहत मिलेगी और पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कि वह अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करे। और अब अंत में एक सवाल आप लोगों के साथ भी। हमारे एक प्रिय व्यूअर ने हमसे पूछा है कि नोटिस सेक्शन 41A CRPC तथा नोटिस सेक्शन 160 CRPC में क्या अंतर होता है, लेकिन हमने सोचा कि हम इसका जवाब दें इससे पहले अपने व्यूअर्स के साथ इस पर चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बहुत प्रबुद्ध एडवोकेट हैं। तो आप लोग मैसेज या कमेंट्स हमें भेजिएगा कि इन दोनों नोटिस में क्या अंतर होता है, जिसको हम सब मिलकर बाद में फिर एक सुंदर वीडियो के रूप में बनाएंगे। हमारा ध्येय है कि किसी पर झूठा आरोप ना लगे तो हम उसको बचा पाएं। इसलिए हम अपने हर मेंबर को हर मुमकिन कानूनी सहायता देते हैं, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं, 138 NI एक्ट की बात को समझाते हैं। सिविल हो या क्रिमिनल हो, हर केस में हम आपकी मदद करते हैं। आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजकर मेंबर बनने का तरीका जान सकते हैं। अपने केस के विजेता बनने के लिए, बेहतरीन एडवोकेट बनने के लिए आप इंडियन लीगल सिस्टम की सहायता ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर सारी जानकारी आपको अपनी सरल भाषा में प्राप्त होगी। आप वेबसाइट को देखें और अध्ययन करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। प्रणाम।